हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जब वीडियो पे कमेंट करते हैं आप तो इससे हमें भी बहुत खुशी होती है। पता चलता है कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहिए और आप लोग के इसी तरह से प्रोत्साहन से हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और रही बात अभी जैसे एग्ज़ाम है तो हम इस तरह से जो भी मॉक टेस्ट जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आप लोग के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक चीज़ आप लोग से कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अपना जैसे कि आपका जो भी स्टडी ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है तो प्लीज़ उसमें भी इस वीडियो को शेयर करिए और जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ें। जिससे जो लोग और भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है अभी क्योंकि मेरा चैनल नया है, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज का मॉक टेस्ट आप जानते हैं कि आज मंडे है तो हमारा टर्न होगा एंशिएंट हिस्ट्री से। और आज एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पल्लव शासकों से, जो कि आपके कांची के पल्लव शासक, महान पल्लव शासकों से भी संबंधित देखेंगे और जो प्रारंभिक पल्लव शासक थे हम उनसे भी फैक्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला किस शासक से प्रारंभ होती है जिसने कलभ, चोल, पांड्या एवं सिंघल के राजाओं को पराजित कर चोल मंडल पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कि कांची के महान पल्लव कह रहा, कांची के प्रारंभिक शासक नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे हम उसको भी आपको समझाएंगे कि प्रारंभिक और महान पल्लव शासकों में क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु या सिंह वर्मा। तो इसका सही उत्तर है आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु है जो कि पल्लव के आपके कांची के महान पल्लव शासकों से संबंधित हैं। पर यहाँ आप देख रहे हैं सिंह वर्मन, तो सिंह वर्मन जो है माना तो इन्हीं से जाता है आपके जो है कि पल्लव के महाशासक, पर इनके बारे में भी हमें जानकारी एकदम नगण्य है। इसलिए अगर शुरू करते हैं हम तो सिंह विष्णु जिनका शासनकाल आपका 575 से 600 ईस्वी था। और आपके अगर इनका देखा जाए आपके कांची के जो ये सिंह वर्मन थे जिनसे पल्लव कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला मानी जाती, पर इनके बारे में अल्प ज्ञान होने से हम इसके इनमें कोई हमको साक्ष्य न अच्छे से मिलने से हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। और आगे आप जब यहाँ सिंह विष्णु से आते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। और सिंह वर्मन का आप देखेंगे आपके ये सिंह वर्मा या सिंह वर्मन, तो इसका जो शासनकाल था आपका 550 से 575 था। उसके बाद आपका 575 से 600 ईस्वी तक आपका सिंह विष्णु का शासन होता है, जो कि आपके बी ऑप्शन में है और जो कि कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला में जिन्होंने कलभ, चोल, पांड्य एवं सिंघल राजाओं को पराजित किया। तो इसीलिए कहते हैं कांची के महान पल्लव शासकों को कहीं कहीं किसी बुक में आप देंगे तो सिंह वर्मा से शुरू होता है, पर उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और ये जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कलभ, चोल, पांड्य एवं सिंघल राजाओं को पराजित कर चोल मंडल पर अधिकार किया, तो वो आपके सिंह विष्णु थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि पल्लव के प्रारंभिक पल्लव शासक, तो प्रारंभिक पल्लव शासक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने नोट्स में बनाया था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इसको आपको ओरली डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक पल्लव जो महान शासकों का आपके कांची के इनसे शुरू होता है सिंह विष्णु, पर प्रारंभिक में एक शासक थे शिव स्कंद वर्मा, जो प्रारंभिक पल्लव शासकों में सबसे महान थे। और उनके बारे में जानकारी हमें हीर हडगल्ली एक अभिलेख है उससे पता चलता है, जिसमें उनकी उपाधि आपकी धर्म महाराज है। और उससे ही हमें पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का जैसे वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था। तो अन्य किसी भी आप देखेंगे पल्लव शासकों के बारे में तो नहीं हमें जानकारी मिलती। यहाँ तक कि कांची के महान पल्लव शासकों की श्रृंखला में आप आइए, महेंद्र वर्मन आइए, नरसिंह वर्मन आइए, इन सब से संबंधित भी हमें जहाँ तक है अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। पर प्रारंभिक शासकों में जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे शिव स्कंद वर्मा, तो उनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? हीर हडगल्ली अभिलेख से।
तो ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए हम आपको समझा दिए। इसको हम आगे फिर बात करेंगे इस पे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा पल्लव शासक एक कवि एवं बढ़िया संगीतज्ञ के साथ साथ बहुत ही अच्छा चित्रकार भी था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका सही उत्तर है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। ये हैं जो इनका क्या कहते हैं, एक बढ़िया कवि भी थे और आपका संगीतज्ञ भी थे और साथ ही एक अच्छे चित्रकार भी थे। और कहते हैं कि महेंद्र वर्मन ने जो शिव नटराज का चित्र था गुफाओं में स्वयं अपने हाथों से बनाया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम से आपके क्वेश्चन और भी आते हैं। इनका शासनकाल आप देख लीजिए तो 600, जैसे कि सिंह विष्णु के बाद इनका शासनकाल 600 से 630 तक चलता है। तो ये सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल 600 से शुरू होकर 630 तक चलता है। और ये अगर देखा जाए आपके, तो अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि किन शासकों के समकालीन थे, तो आपके जो थानेश्वर के हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन थे उनके, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। और इनसे संबंधित एक चीज़ है कि इनके ही समय में द्रविड़ देश में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला जो है प्रारंभ होती है और इन्हें उसका प्रवर्तक माना जाता है। इनकी 2 रचनाएं भी हैं, जैसे कि कवि भी थे ये और इन्होंने लेखन भी किया है। तो इनकी 2 रचनाएं थीं, उससे भी संबंधित क्वेश्चन बने हैं। एक था भगवद रज्जुक और दूसरा था मत बिलास प्रहसन। तो जिसमें मत बिलास प्रहसन से संबंधित कई बार क्वेश्चन बने हैं। इसमें आपको कपालिकों एवं बौद्धों का बहुत मजाक उड़ाया गया है और साथ में पुलिस एवं न्याय विभाग के में व्याप्त भ्रष्टाचारों की ओर भी संकेत किया गया है। तो इस तरह से इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो आपके, या आपके जो कंपटीशन के आते हैं उनमें भी इस तरह का क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे देखा एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि महेंद्र वर्मन का हमने शासनकाल भी देखा, उनके बारे में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था उसको भी देखा, अन्य जैसे उनकी रचनाओं में देखा, उनके समकालीन शासकों के बारे में देखा। अब इनसे ज़रूरी फैक्ट ये हो जाता है कि एक जैसे इनकी उपाधियां से संबंधित पूछ लेता है तो महेंद्र विक्रम थी, चित्रकारी जो है मंदिर निर्माता के रूप में इनको मिली थी। विचित्र चित्र आविष्कार मन जिसका मतलब होता है, तो विचित्र चित्र भी इनकी उपाधि थी। मत विलास भी थी और इन्होंने मत विलास प्रहसन के रचना भी की थी। तो ये रहा हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम से संबंधित जो भी अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे। क्वेश्चन के रूप में ही आएंगे आपके सामने, एग्जाम में आएगा, चित्रकारी से पूछ लेगा, इनकी उपाधि पूछ लेगा, इनके समकालीन राजाओं से पूछ लेगा, या आपकी इनकी रचनाओं से पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस पल्लव शासक ने अपने अभिलेखों में व्यास एवं वाल्मीकि ऋषियों की प्रशंसा की? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन वही है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय या आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका सही उत्तर है आपका नरसिंह वर्मन। इसका सही उत्तर है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने ही अपने अभिलेखों में व्यास एवं वाल्मीकि ऋषियों की प्रशंसा की है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनके से संबंधित हमने अभी सारे फैक्ट देख लिए हैं। और जैसे कि हमने अभी संस्कृत पल्लव शासकों के अभिलेखों की बात की, तो उससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। पल्लव शासकों के जैसे प्रारंभिक जो अभिलेख थे आपके प्राकृत लेख में थे, प्राकृत भाषा में थे, और बाद के जो लेख हैं वो संस्कृत में हैं। तो जैसे 250 से कहते हैं 350 ईस्वी तक के जो लेख मिलते हैं ज़्यादातर वो हमारे प्राकृत भाषा में, जैसे कि आपका हिरहडकल्ली है या अन्य जो भी आपके स्कंद वर्मा जिसका गुंटूर जिले से एक ताम्रपत्र मिला है, तो ये सब क्या थे आपके प्राकृत भाषा में थे। और फिर बाद में उसके बाद के जो अभिलेख मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में, जो कि 350 से 360 के बाद जो बीच के हैं वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में भी साथ साथ मिलते हैं प्राकृत के साथ। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10 कुमार चरित्र
अवंती सुंदरी कथा तथा काव्यादर्श के लेखक दंडी संभवतः किस पल्लव शासक के दरबार से संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे तीन, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी है, नरसिंह वर्मन प्रथम भी है। तो 10 कुमार चरित्र या अवंती सुंदरी कथा काव्यदर्श के लेखक कौन है? पहले तो आपको ये चीज़ें पता होगी क्वेश्चन में कि दंडी। तो उसके बाद आपका पूछ रहा है कि किस शासक के दरबार से संबंधित हैं। तो यह जो है आपका सही उत्तर है इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय। कभी कभी इस क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं पे आपको बुक में नरसिंह वर्मन प्रथम दिया है, कहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय दिया है। पर जहाँ तक मैंने एक दो तीन बुक से जो भी अभी तक छिपाया है, जो भी हमको लगा है एनालिसिस करके कि इसका नरसिंह वर्मन द्वितीय भी होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस पल्लव शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की तथा साथ ही कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला कहा गया है। तो यहाँ कहा गया मिसप्रिंट है, तो मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला कहा गया है। किस पल्लव शासक को कहा गया है? तो ये आपसे क्वेश्चन में ही है कि इस पल्लव शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने बृहस्पति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की, साथ ही कहा गया कि उसने कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांतों को पालन करने वाला कहा गया है। तो आपके सामने जैसे कि ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर है आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो कि सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था, कि सिंह विष्णु जिनका हमने सबसे पहला क्वेश्चन वहीं से रखा था 575 से 600 ईसा पूर्व, और कांची के महान पल्लव शासकों की परंपरा जो शुरू होती है आपके सिंह विष्णु से, और उस परंपरा के सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक कौन था? तो आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। और ये जो कथन है ये उसी के बारे में है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पल्लव शासक जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पहला पल्लव शासक जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रारंभिक पल्लव शासक का शासनकाल है, और आपके फिर 575 से लगभग का कहते हैं कांची के महान पल्लव शासकों की जो है शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है कि कांची के जो महान पल्लव शासक जिनसे हम इस मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन रखे सिंह विष्णु, जिनके कासकुडी दान पत्र से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि उसने कलभ, चोल, पांड्य तथा सिंहल के राजाओं को पराजित कर अपना शासन उस पर अधिकार कर लिया चोल मंडल पे, और सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये सारी चीज़ें हमने उससे देखी। पर यहाँ पूछ क्या रहा है, और अभी इससे भी बात किया कि पहले के पल्लव शासकों के जो अभिलेख या लेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में थे, बाद के जो हैं संस्कृत में मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला पल्लव शासक जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है विष्णुगुप्त, सिंह विष्णु या सिंह वर्मा। तो इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त देखेंगे आप कि विष्णुगुप्त से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि यह किस उत्तर भारत के किस शासक से के समकालीन था, और इस या पल्लव शासक वंश का कौन सा नंबर का शासक था। तो विष्णुगुप्त जो था वह जो है आपके पल्लव वंश का चौथा शासक था, और ये आपके लगभग शिव स्कंद वर्मा के बाद इसने क्या कहते हैं शासन किया। या फिर इसके साथ साथ आपको इसकी जानकारी का हमें क्या कहते हैं जैसे कि किस अभिलेख में मिलती है, तो आपके जो ये समुद्रगुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि विष्णुगुप्त को, कांची के शासक विष्णुगुप्त को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
जो कि हमने पढ़ा है ना, दक्षिणावर्त के जो युद्ध किया था समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था, उसमें एक आपका कांची के विष्णुगुप्त भी थे। और विष्णुगुप्त ही पहला शासक है जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। उसके पहले के जो शासक हैं उनका प्राकृत भाषा में मिलता है, जैसे अभी हमने श्री स्कंद वर्मा के बारे में बात की थी, जिन्होंने क्या कहते हैं धर्मराज की उपाधि धारण किया, सुमेध यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, ये सारी चीज़ें। और सिंह वर्मा जिनका मैंने बताया ही कि आपका ये 550 से 575 था। और किसी किसी बुक में कांची के महान पल्लव शासक इन्हीं से माना जाता है, परंतु इनके बारे में जानकारी न होने से हम सिंह विष्णु से कांची के महान पल्लव शासकों की शुरुआत मानते हैं, जो कि 575 से 600 ईसा पूर्व तक का शासनकाल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सूर या तटीय शिव मंदिर। सूर या तटीय शिव मंदिर आपका महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे स्थित है। सूर्य मंदिर पल्लव वास्तुकारों की कलाकारी का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर की शैली का प्रथम उदाहरण है। अब यहाँ शैली देखें तो जैसे मंदिर निर्माण की शैली होती है आपकी द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, नागर शैली, वहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ आप देखेंगे कि मामल्य शैली, राज सिंह शैली या महेंद्र शैली, ये क्या है आपके जो पल्लव शासकों ने स्थापत्य कला का विकास किया या इनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए हैं, तो मंदिरों की जो बनावट है या जो उनका विकास है उसी को पहले जिनके शासनकाल में, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनी तो उसे महेंद्र शैली कहते हैं। या आपका मामल शैली उसके बाद जो शासक ने किया, या राज सिंह शैली, तो ये राजाओं की जो उपाधियां थीं या उनके शासनकाल में जो विकसित हुई उसके नाम पर ये है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि सूर या तटीय शिव मंदिर महाबली में समुद्र के किनारे स्थित है। सूर्य मंदिर पल्लव वास्तुकारों की कलाकारी का अद्भुत नमूना है। ये चीज़ें तो आपके क्वेश्चन में ही क्लियर हो गई। सूर्य मंदिर कहाँ या तटीय मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम समुद्र के किनारे स्थित है, और ये मंदिर पल्लव वास्तुकारों की कलाकारी का अद्भुत नमूना है। साथ में ये भी आपका यह मंदिर किस शैली का प्रथम उदाहरण है। और जब आपको क्वेश्चन पता होगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस शैली का यह प्रथम उदाहरण है। तो यहाँ पे जैसे मामल्य शैली और राज सिंह शैली या महेंद्र शैली, तो इसका सही उत्तर है आपका राज सिंह शैली का। राज सिंह शैली का ये प्रथम उदाहरण है। और कैलाश आपका ये महाबलीपुरम का जो सूर्य मंदिर या तटीय शिव मंदिर है, तो ये आपका राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। और इस तरह से इसमें क्या कहते हैं आप, जो चीज़ें थी आपकी क्वेश्चन में ही क्लियर हो गए। अब हम अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन जिसमें मामल शैली या महेंद्र शैली से भी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कांची स्थित कैलाश मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं एक साथ दिख जाती हैं। राज सिंह उपाधि किस पल्लव शासक की थी। जैसा मैंने कहा कि भी राज सिंह किसकी उपाधि थी आपको क्लियर हो जाएगा। तो महेंद्र शैली तो आपको वैसे भी समझ में आ रही है, फिर आपका मामल शैली भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कांची स्थित कैलाश मंदिर, इससे भी कई बार इस स्थापत्य कला से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कांची का कैलाश मंदिर है, शोर मंदिर, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो कांची स्थित कैलाश मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपका क्लियर होगा। इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं मिलती हैं। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि पल्लव काल में निर्मित किस शैली में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं एक साथ दिख जाती हैं, या कौन सा मंदिर क्या कहते हैं देखा जाए तो पल्लव शासक की कला की चरमोत्कर्ष को प्रतिनिधित्व करती है, या राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में है कि इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं एक साथ दिख जाती हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि राज सिंह उपाधि किस पल्लव शासक के थे। तो आपके सामने ऑप्शन है महेंद्र सिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय, या आपका महेंद्र वर्मन प्रथम, या नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि थी आपकी नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसकी उपाधि थी राज सिंह।
तो उन्हीं के नाम से इसकी क्या कहते हैं इस शैली का नाम पड़ा। इनके शासनकाल में जो मंदिर निर्माण हुआ उसे उस शैली के नाम से जानते हैं। और ये इनकी उपाधि थी नरसिंहवर्मन द्वितीय की। इन्होंने कब तक शासन किया? तो आपका 700 से 728 तक शासन किया। अब आप देखेंगे महेंद्र वर्मन आपने देखा 600 से 630, तो बीच का जो शासनकाल आता है यहाँ इनका 700, तो 630 से 668 आपका नरसिंहवर्मन प्रथम से आता है। तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कब तक शासन किया? आपका 630 से 668। और नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कब किया? 700 से 728। तो इनका आप शासनकाल देखेंगे तो 700 से 728 यह जो है आपका इनका शासनकाल था। तो इसकी तरह से क्या कहते हैं, इनके जैसे आपका शंकर भक्त था, राज सिंह था या विद्याधर था, ये सारी चीज़ें इनकी उपाधियाँ थीं। और एक आपका क्या कहते हैं नरसिंहवर्मन परमेश्वर वर्मन प्रथम देखा था आपने, उनकी उपाधि एक कई बार एग्जाम में 1-2 बार पूछी गई है। विद्या विनीत किसकी उपाधि थी? तो आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्या है वो परमेश्वर वर्मन प्रथम की थी। और अवनी सिंह मैंने देखा सिंह विष्णु की थी, या मत्त विलास या विचित्र क्षेत्र ये आपकी महेंद्र वर्मन की थी। अब यहाँ देखिए आपने जैसा कि ये देखा कि महाबलीपुरम में जो क्या कहते हैं मंदिर निर्माण की शैलियाँ हुई महामल्ल, तो अभी आपने इसमें देखते हैं हम यहाँ पे मामल शैली। तो मामल शैली जो थी वह आपका नरसिंहवर्मन प्रथम से थी। किससे थी? आपकी नरसिंहवर्मन प्रथम से थी। इनकी मामल शैली बोली जाती थी। तो यहाँ पे आपकी राज सिंह नरसिंहवर्मन द्वितीय हो गया, महेंद्र शैली महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, और आपका ये मामल शैली थी तो आपका नरसिंहवर्मन प्रथम से हो गया। नरसिंहवर्मन का शासनकाल था 630 से 668। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे जिन्होंने किरातार्जुनी की रचना की थी। फिर दूसरा कथन है कि महाबलीपुरम की वराह गुफा में सिंह विष्णु और उनकी 2 रानियों की मानवाकार पाषाण प्रतिमाएं स्थित हैं। तो यहाँ पे कथन सत्य पूछा है, क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ 2 कथन था आपने देखा, अब यहाँ पे है कि एक सही है, 2 सही हैं या दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका दोनों ही सही हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है महेंद्र वर्मन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, वहाँ देखिए आप सत्य पूछा था, यहाँ पे असत्य है। क्वेश्चन में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे पहला है कि इसने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। उसकी संगीत रचना पुद्दकोट्टई शिलाओं पर उत्कीर्ण है। फिर यह प्रारंभ में जैनी था किंतु शैव संत अपार के प्रभाव में आकर वह शैव धर्म अंगीकार कर लिया। अब आपके सामने है कि 1 असत्य है, 2 असत्य है, 1-2 दोनों असत्य है, या 1-2 दोनों असत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन असत्य है। और जैसा कि देखा कि उसने महेंद्र वर्मन से संबंधित है, तो रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। उसकी संगीत रचना पुद्दकोट्टई शिलाओं पे उत्कीर्ण है, यह कथन आपका सत्य है। और फिर यह दूसरा है कि यह प्रारंभ में जैनी था किंतु शैव संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म अंगीकार कर लिया था, तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। 1-2 दोनों असत्य नहीं है, या कहें कि कोई भी असत्य नहीं है, कोई कथन आपका असत्य नहीं है। तो ये रहे आपके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इतने सारी फैक्ट इनसे संबंधित देखा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसा पहले भी कहा फ्रेंड, आप सभी मेरे भाई बहन जैसे हो, तो आप लोग इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग का फीडबैक भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी को लेकर, उन सब में शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।